हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में मन से लगे होंगे। दोस्तों, हम आ चुके हैं लेक्चर नंबर 9 में, जो हमने स्टार्ट किया है लुसेंट की ज्योग्राफी। उसमें हम लेक्चर नंबर 9 पे आ चुके हैं, जिसमें हम कवर करेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 8 में देखा है बहुत ही अच्छे से अफ्रीका महाद्वीप को, वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं हमने बहुत ही डिटेल से कवर किया है। तो अगर आपको भी देखना हो तो आप जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पे, प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पे पूरा अच्छे से, वहाँ पे जाके आप सारे क्लासेस देख सकते हो आराम से। ओके, बट सबसे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि आप टाइम टेबल अपना बनाए हो कि नहीं बनाए हो। बहुत लोगों के द्वारा मैंने ये चीज़ सुना है कि वो टाइम टेबल नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो फॉलो नहीं हो पाता है। कि देखिए, आप टाइम टेबल सबसे पहली बात है बनाया करो, ठीक है। ये डाउट होता है कि बनाए कि ना बनाए, तो सबसे पहली बात है कि आप बनाया करो। उसके बाद आप अगर जब टाइम टेबल बना रहे हो तो मान लो, क्योंकि देखो आप टाइम टेबल क्यों नहीं बनाते हो, क्योंकि आपसे फॉलो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप टाइम टेबल बना देते हो 14 घंटे का, तो भला कैसे फॉलो होगा वो। आप टाइम टेबल बनाओ कितने, 10 से 12 घंटे का बनाओ स्टार्टिंग में। ओके, और जब 10 से 12 घंटे आप बना दिए, उसके बाद आपने डेली का सूट मतलब ऐसे सेट किया हुआ टाइम की मुझे सुबह 8 से 10 के बीच में पढ़ना है, फिर 12 से लेकर के 2 बजे तक पढ़ना है। तो मान लो 2 घंटे का, 3 घंटे का। तो आप क्या करते हो, आप इस समय पे नहीं बैठ पाते हो, इस समय पे भी नहीं बैठ पाते हो, एक दिन नहीं बैठ पाओगे तो फिर आप उसको छोड़ देते हो, ठीक है। बट ऐसा मत करो आप, क्योंकि आप एक इंसान हो। इंसान से तो ऐसा होता है कि वो मतलब कुछ डिसाइड कर रहा है, आज नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, कल से स्टार्ट कर दो। आपका क्या होता है, आपका एक दिन मिस हुआ, आप दूसरे दिन भी मिस कर देते हो। तो ऐसा मत करो। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर आपने बनाया है 8 से 10 पढ़ने का, फिर बनाया है 12 से 2 पढ़ने का, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये बस, ठीक है। तो मान लीजिए आप 8 बजे नहीं पढ़ने बैठ पाए, तो 8:30 बजे बैठ जाइए पढ़ने। ओके, आधा घंटा ही लेट होगा। नहीं 8:30 बैठ पा रहे हो, कोई बात नहीं, 9 बजे ही बैठ जाओ, ठीक है। बट बैठो तो एटलीस्ट। जब आपका ऐसा टाइम टेबल रहेगा तो आप जो टाइम लिखे हो उस पर अगर नहीं बैठ पा रहे हो, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे लेट से बैठ तो रहे हो ना। तो इसलिए हमारे लाइफ में ज़रूरी होता है टाइम टेबल। तो इसलिए आप एक छोटा सा ही टाइम टेबल ज़रूर बनाया करो, 10 से 12 घंटे का। और मान लो आपने 10 से 12 घंटे का बना लिया है, तो उतना नहीं फॉलो अगर हो पाएगा तो 7 से 8 घंटे का तो फॉलो हो पाएगा। जहाँ पे आप 2 घंटे पढ़ पा रहे थे, 3 घंटे पढ़ पा रहे थे, उसके जगह पे आप 7 से 8 घंटे पढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने एक टाइम टेबल बना रखा है 10 से 12 घंटे का। तो इसलिए टाइम टेबल जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप टाइम टेबल बना दिए हो तो उसको पूरा 100% ही फॉलो करो। 100% कोई नहीं फॉलो कर पाता है। अगर आपने अपने टाइम टेबल का 70 से 80% भी कवर कर लिया, तो फिर समझिए कि आप रेस में 80% लोगों से आगे चल रहे हो। तो यही वजह है कि आप टाइम टेबल बनाया करो, फॉलो किया करो। और अगर डेली आपसे नहीं हो पा रहा है तो हमारे चैनल पे डेली आता है करंट अफेयर का वीडियो। उसमें हम डेली आपको टास्क देते हैं, 5 टास्क। उसको आपको कंप्लीट करना होता है। कब तक? 21 डेज तक लगातार करते रहना है आपको, 21 डेज। फिर वो आपको क्या हो जाएगा, हैबिचुअल हो जाएगा। तो अगर आप उससे जुड़ना चाह रहे हो तो आप जाइए हमारे चैनल पे, देखिए करंट अफेयर का वीडियो डेली, और वहाँ पे ये 5 टास्क डेली फॉलो करिए। 21 डेज तक आप में बदलाव खुद ब खुद दिखाई देगा। ओके, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। यहाँ पे पढ़ते हैं क्या लिखा है। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। तीसरा है तो नो इम्पोर्टेंस, पहला इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा फिर लास्ट में जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो हटाओ, ये लाइन इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखिए, उसका क्षेत्रफल 2,42,55,000 किलोमीटर स्क्वायर है। ये भी इंपॉर्टेंस नहीं है, इस यानी कि यहाँ से यहाँ तक हटा दो। आगे बढ़िए। उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका एवं कैरिबियन सागर क्षेत्र में कुल 29 देश हैं। इसकी खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा की गई थी, अतः इसे नई दुनिया कहा जाता है। तो हमें यहाँ से अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस यही जानना है कि उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका एवं कैरिबियन सागरीय क्षेत्र को मिला करके उसमें 29 देश है। एग्जाम में अगर पूछ दे ऐसा तो ध्यान देना है कि 29 देश है। बट ये प्रश्न आने की संभावना कम है। कितना है? सिर्फ और सिर्फ 40% है। तो आप इसको चाहो तो बस सर से निगाह से एक बार पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इसकी खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा की गई थी। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अमेरिका की खोज कब हुई थी, तो वो हुई थी 1492 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी? कोलंबस के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसीलिए इसे नई दुनिया कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछ दे कि
किस देश को नई दुनिया कहा जाता है, तो वो उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 1492 ईस्वी में खोजा गया है कोलंबस के द्वारा। तो ऐसा नहीं है कि उसको खोजा गया, इससे पहले वो था ही नहीं, था। देखिए जब भी ऐसा सुनने में आता है कि ये चीज़ खोजा गया, वो देश खोजा गया, तो ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे था ही नहीं, था वहाँ पे। बट आप जब देखोगे यहाँ पे अमेरिका ऐसे है और इधर यहाँ पे यूरोप है, तो यूरोप के लोगों को इस जगह के बारे में पता नहीं था। ओके, पता नहीं था इसके बारे में। और जब ये पता चल गया और ये पता चल गया कि हाँ बिल्कुल इसी रास्ते जाओगे तो आप इस जगह पे पहुंच जाओगे, तो जिस दिन ये डिसाइड हो गया कि हाँ ठीक है यही रास्ता कंफर्म है, जाने पे इधर यही जगह मिलेगा, तो उसी दिन से ये कहा जाने लगा कि इसकी खोज हो गई। बट वो था तो पहले से वहाँ पे, पहले से वो एग्जिस्ट कर रहा था, बट रास्ता हमें जब पता चला तब हमने उसको कहा कि हमने इसकी खोज की है। ओके, तो बस एक उसका सी रूट मिल जाना ही कहलाता है कि खोज हो गई है उसका। ओके, तो 1492 में हुआ था कोलंबस जी के द्वारा उत्तरी अमेरिका का खोज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नई दुनिया। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। आगे देखते हैं अगला क्या है लाइन। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा इस महादेश के मध्य से गुजरती है। तो अगर हमारे एग्जाम में आ जाए कि 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा किस देश से गुजरती है, तो उसमें ध्यान रखिएगा अगर अमेरिका होगा तो वही उत्तर सही है, बट इसके भी पूछने की संभावना कम है, इसलिए आप इसको छोड़ सकते हो। आगे बढ़िए। उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुस्सी नामक साहसी यात्री के नाम पर अमेरिका पड़ा है। किसके नाम पे? अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पे उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा है, ये आपको पता होना चाहिए। और वैसे भी अगर आपको नहीं पता रहेगा तो नाम में ही क्या लिखा है, अमेरिगो, तो आप समझ जाओगे, तो ध्यान रखिएगा। इस पे मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये उत्तर में साफ दिख जाएगा। आगे देखते हैं अगला लाइन क्या है। यह दक्षिण अमेरिका से पनामा स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। देखिए कौन? अमेरिका। अमेरिका जो है ये जुड़ा हुआ है किससे? ये जुड़ा हुआ है दक्षिणी अमेरिका से। ओके, तो देखिए फोटो देखिए, फिगर देखिए, यहाँ पे ये जो स्थल है, यहाँ पे ये स्थल जुड़ा हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है इसीलिए ये कौन? पनामा स्थल संधि। अगर हमारे एग्जाम में दे दे कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में कौन सा स्थल संधि है, तो वो है पनामा स्थल संधि। या फिर अगर ऐसे एग्जाम में आ जाए पनामा स्थल संधि किस दो देशों के मध्य में है, तो वो है दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। ध्यान रखिएगा ये स्थल संधि है, मतलब लैंड टच है। ओके, गैप नहीं है उसमें। आगे बढ़ते हैं, देखिए नोट में क्या लिखा है। स्थल संधि दो भूभागों को मिलाने वाली भूमि की एक संकरी पट्टी होती है। पनामा स्थल संधि उत्तरी अटलांटिक को प्रशांत महासागर से अलग करता है। पनामा नहर इसी स्थल संधि को काट कर बनाया गया है। देखिए क्या कह रहा है ये कि स्थल संधि जो होता है, ठीक है, दो भूभागों को मिलाने वाली भूमि की एक संकरी पट्टी होती है। ओके, आगे देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। पनामा स्थल संधि उत्तरी अटलांटिक को प्रशांत महासागर से अलग करता है। देखिए फोटो में साफ साफ दिख रहा है कि ये उत्तरी अटलांटिक है और ये प्रशांत महासागर है, तो इसको अलग कर रहा है पनामा स्थल संधि। आगे देखिए, पनामा नहर इसी स्थल संधि को काट करके बनाया गया है। कोई बात नहीं, यहाँ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट बस इतना ही है। पनामा स्थल संधि किसको किसको अलग कर रहा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर को किससे? प्रशांत महासागर से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। अगर एग्जाम में पूछे कि पनामा स्थल संधि किन दो महासागर को अलग कर रहा है, तो एक उत्तरी अटलांटिक और दूसरा प्रशांत महासागर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फोटो फिगर हमेशा माइंड में रखिए। आगे बढ़िए, आगे क्या लिखा है। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों में रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट आते हैं। एस्किमो का घर बर्फ़ का बना होता है जिसे इग्लू कहते हैं। वे रेंडियर कुत्ते का उपयोग स्लेज गाड़ी को खींचने में करते हैं। सील मछली की खाल और हड्डी से नाव बनाते हैं जिसे कयाक कहते हैं। उनका हथियार हारपून कहलाता है। ये बता रहा है उत्तरी अमेरिका के जो प्राचीन लोग थे उनके बारे में बता रहा है कि जो वहाँ के मूल निवासी थे वो कौन कौन थे? रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट। देखिए दोस्तों, रेड इंडियन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जब वहाँ से, कहाँ से, यूरोप से लोग खोज में निकले थे तो सबसे पहले लोग आए भारत में भी और इधर भी गए अपने मतलब यूरोप के अगर आप देखोगे मैप तो उधर से पश्चिम साइड में जाने पे अमेरिका पड़ता है और मतलब इधर, और जब इधर आओगे आप तो इधर अपना भारत पड़ता है। तो जब वो लोग भारत में आए, भारत के बारे में देखे लोग कि हाँ क्या है कैसा है, तो फिर जब वो लोग इसकी खोज पे गए, यहाँ पे अमेरिका जब मिला उन लोगों को, तो उन लोगों को लगा कि हम तो भारत में आ गए। बट ये है कि यहाँ के भारत के लोग मतलब जो मूल निवासी यहाँ के हैं वो थोड़े से काले वो लोग जो वहाँ के वो हैं, तो उन लोगों को ये लगा कि ये तो वही सामने लोग हैं, तो लग रहा है हम इंडिया में आ गए।
ओके। बट बाद में पता चला कि ये इंडिया नहीं, ये तो दूसरा देश है अमेरिका। तो वहीं पे अमेरिका की खोज होती है, तो इसीलिए वहाँ के लोगों को नाम क्या दिया गया, रेड इंडियन। तो ये तो हो गया रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट, तो यहाँ के मूल निवासी हैं अमेरिका के। उसके बाद वहाँ पे जो भी बाहरी लोग आकर के बसे हैं वो सब बाहरी लोग हैं। और सोचिए मतलब उत्तरी अमेरिका, मतलब यहाँ के जो मूल निवासी हैं बस यही लोग हैं, बट वहाँ पे जो इस समय जो इतना डेवलप कर रहा है अमेरिका, सब बाहरी लोग आकर के ही बसे हुए हैं वहाँ पे। और इस समय अमेरिका क्या कहता है कि हम बाहरी लोगों को आने ही नहीं देंगे। मतलब सोच रहे हो, जिसके आने की वजह से वो आज विकसित देश बना हुआ है, उन्हीं और लोगों को आने पे वहाँ पे रोक रहा है। ठीक है, तो ठीक है, ये भी अच्छी बात है, वो भी वहाँ पे रोक रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ जाएगा तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे ही मतलब उसका निर्माण हुआ है उत्तरी अमेरिका का, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, उत्तरी अमेरिका का निर्माण कैसे हुआ ये भी आपको थोड़ा सा मैं बता दूं यहाँ पे, कि जब यहाँ पे इंग्लैंड जो यहाँ पे है और यहाँ पे यूरोप है, तो और यहाँ पे क्या है, अमेरिका है। तो जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आती है, तो औद्योगिक क्रांति आती है तो जो वहाँ के जो अमीर लोग होते हैं, उद्योगपति जो लोग होते हैं, जब पैसा अच्छा पैसा कमाते हैं औद्योगिक क्रांति में, तो वो लोग, जैसे क्या है ना, आज के टाइम में आप देखते होंगे कि गाँव में जो लोग थोड़े से अमीर होते हैं या फिर जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, तो वो लोग चाहते हैं कि शहर की ओर पलायन हो जाए। मतलब ये सब लोग ये चाहते हैं कि अपना ये एरिया छोड़ करके किसी अच्छे शहर में चले जाएं, वहाँ पे शहर वाला मज़ा लें। ओके, तो ऐसा ही सोच यहाँ के जो लोग उद्योगपति थे इंग्लैंड के, औद्योगिक क्रांति के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, अब हम कहीं और जाके बसेंगे। तो वो लोग खोज करते हुए आए यहाँ पे अमेरिका में। उस समय ये अमेरिका सिर्फ यहाँ पे कुछ लोग अमेरिका में रहते थे, जिन्हें उन्हें क्या कहा जा रहा है, रेड इंडियन कहा जा रहा है। तो वही लोग यहाँ पे बसते थे। तो ये लोग क्या किए, इन लोगों को खदेड़ खदेड़ करके पूरा अंदर तक यहाँ पे भेज दिए, और इन पूरे एरिया को यहाँ पे धीरे धीरे ये साफ़ करके डेवलप करते गए, और यहाँ पे आकर के वो बस गए। यहाँ से फिर कुछ लोग फ्रांस से भी, स्पेन से कुछ लोग आकर के यहाँ पे बस गए, और धीरे धीरे अमेरिका देश का निर्माण किए। अमेरिका आज क्यों आगे है, यही वजह है क्योंकि वहाँ पे स्टार्टिंग में जो लोग आए वो लोग खुद उद्योगपति थे, मतलब बहुत ही हाई क्लास के लोग थे। तो जिस देश में सोचिए स्टार्टिंग में ही हाई क्लास के लोग आकर के रहेंगे, तो वो देश वहाँ से कितना आगे बढ़ेगा। तो इसलिए यही वजह है कि आज अमेरिका बहुत आगे है। तो ये था उसका इतिहास अमेरिका के बसने का। तो इस इतिहास से भी पहले की बात बता रहा है कि यहाँ पे एस्किमो का घर बर्फ़ का बना होता था, जिसे इग्लू कहते थे। हम लोग बचपन में पढ़े हैं इसके बारे में। आप फोटो देखिए, ये जो घर है ये है इग्लू, इम्पोर्टेंट है, बर्फ़ का बना होता है ये देखिए। वे रेंडियर कुत्ते का उपयोग स्लेज गाड़ी को खींचने में करते थे। यहाँ पे फोटो देखिए क्या दिख रहा है, रेंडियर कुत्ते गाड़ी खींच रहे हैं, तो इसे बोलते हैं स्लेज गाड़ी, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए सील मछली की खाल, ये सब बता रहा है कि क्या कहते हैं, और जो हथियार है वो हार्पून कहलाता है। तो बस हमें ये जानना है, हमारे एग्जाम में यहाँ से कुछ भी प्रश्न आता नहीं है, बस ये जानने के लिए लेकिन ज़रूरी था। देखिए, उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर क्या है, माउंट मैकिनले है, जो कि 6194 मीटर ऊंचा है, जो कि अलास्का में है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ओके, तो हमें ये चीज़ नहीं ध्यान देना है, बस हमें ये ध्यान देना है कि माउंट मैकिनले कहाँ पे है, तो यह दोस्तों अलास्का में है। और अलास्का यूएसए का सबसे पश्चिमी एरिया है। जब आप देखोगे मैप ऐसे देखोगे अमेरिका का, तो ये जो पूरा इधर तक आया है, इधर ये अलास्का है। ओके, ये तो मैं रफ बना रहा हूँ, आप राइट हैंड में देखिए जो फिगर है, ये जो इसका सबसे पश्चिमी एरिया है, सबसे पश्चिमी एरिया वो है क्या, अलास्का, उत्तरी अमेरिका का। तो वहीं पे है इसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, जो नाम है उसका माउंट मैकिनले, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से आएगा कि माउंट मैकिनले कहाँ पे है, तो वो है अलास्का में। आगे देखिए अगला क्या है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यू फाउंडलैंड के दक्षिण पश्चिमी तटीय भाग को ग्रैंड बैंक कहते हैं। यह मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र है। देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या बनता है आपके प्रश्न एग्जाम में, कि ग्रैंड बैंक किस देश के सीमा पे है, या फिर किस देश की सीमा के तट पे है ग्रैंड बैंक, तो कहाँ पे ये, उत्तरी अमेरिका में है। एक प्रश्न यहाँ से बनेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और दूसरा प्रश्न यहाँ से ये बनेगा कि ग्रैंड बैंक किस चीज़ के लिए प्रमुख, मतलब फेमस है, तो ग्रैंड बैंक फेमस है किस चीज़ के लिए, मत्स्य पालन के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से दो प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा। एक तो ये पूछेगा कहाँ पे है, तो उत्तरी अमेरिका में, किस लिए फेमस है, तो मत्स्य पालन के लिए। तो ये हो गया। अब चलते हैं अगले पेज पे, देखते हैं वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है। अगले पेज पे है, कनाडा की तटीय रेखा की लंबाई विश्व में सबसे अधिक है। किस देश की बात हो रही है दोस्तों, कनाडा की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमेरिका के ऊपर क्या है, कनाडा है,
अमेरिका के जस्ट ऊपर। ओके, तो उसी देश की लंबाई जो तट की है वो सबसे अधिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है कि किस देश की तटीय रेखा सबसे लंबी है, तो वो कनाडा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा। कितनी लंबी है ये हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए पूर्व की, इसके पूर्व में कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर है। पश्चिम में कौन सा है, प्रशांत महासागर है। और उत्तर में कौन सा है, आर्कटिक महासागर है। तो ये इसकी सीमाएं इतनी तटरेखा है, आप जानिए इसका कनाडा का। फिगर देखिए कनाडा का, ऊपर क्या दिखा रहा है आपको, उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में अटलांटिक और पश्चिम में प्रशांत महासागर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से बस एक ही प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि किस देश की तटीय रेखा सबसे लंबी है, तो वो है कनाडा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा है नोट में। तट रेखा की लंबाई के मामले में दूसरा स्थान नॉर्वे का है। ठीक है, नॉर्वे का दूसरा स्थान है, पहला किसका है, पहला है कनाडा का। चलिए आगे बढ़िए, दूसरा क्या है इसके बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट यानी कि मैक्सिको की खाड़ी पर चलने वाले चक्रवात हरिकेन और टोर्नेडो कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि एग्जाम में कैसे प्रश्न आता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं। तो उसको या तो मतलब दो तरह का है, एक हरिकेन है और दूसरा टोर्नेडो है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एग्जाम में आ सकता है, या तो ये पूछेगा यहाँ पे कौन सा चलता है तो ये पूछ देगा, या फिर इस चक्रवात का नाम देकर के पूछ देगा कि ये कहाँ पे चलता है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के जो मैक्सिको की खाड़ी है वहाँ पे चलता है। ठीक है, फोटो देखिए, फिगर देखिए कहाँ पे है, ये जो अमेरिका है इसके राइट साइड में यहाँ पे है मैक्सिको की खाड़ी। ओके, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, आगे देखते हैं अगला क्या है लाइन इंपॉर्टेंट। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान प्रेयरी कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो पूरे विश्व में जो घास है, तो उसमें जो उत्तरी अमेरिका के जो देश है वहाँ पे जो घास पाए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्रेयरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सीधे यहाँ से प्रश्न आते हैं कि उत्तरी अमेरिका में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, तो वो प्रेयरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखिए, यूएसए का डेट्रॉयट कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है और एक्रान विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबड़ और टायर बनाने का केंद्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न कैसे आता है, देखिए दोस्तों, पूछेगा आपको डायरेक्ट यूएसए का डेट्रॉयट जो जगह है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है कार उद्योग के लिए। ऐसे प्रश्न आ जाएगा। या फिर दूसरा प्रश्न कैसे आएगा यहाँ से कि एक्रान किस चीज़ के लिए मतलब फेमस है, या फिर किस चीज़ का प्रमुख उद्योग केंद्र है वो, तो वो है दोस्तों सिंथेटिक रबड़ का और टायर बनाने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट केंद्र है ये। कौन सा, एक्रान। तो ये दो एरिया आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो ये यूएसए में है और ये फेमस है कार उद्योग के लिए, और ये फेमस है सिंथेटिक रबड़ और टायर बनाने के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो या फिर तीन प्रश्न यहाँ से घूम फिर करके आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, कनाडा का मॉन्ट्रियल, देखिए कनाडा का मॉन्ट्रियल कागज़ उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। देखिए, अगर आप ये पूछे कि मॉन्ट्रियल किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है कागज़ उद्योग के लिए। बट देखिए दोस्तों, ये तो प्रसिद्ध है, बट अगर आपको ये पूछे कि विश्व में सबसे पहले कागज़ कहाँ पे बनाया गया था, तो वो बनाया गया था चीन में सबसे पहले। यानी कि पूरे विश्व में सबसे पहले कागज़ कहाँ पे बनाया गया था, तो वो चीन में बनाया गया था। और ये जो कनाडा का मॉन्ट्रियल है ये कागज़ उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हो कि लिखा है मॉन्ट्रियल। ओके, जब आप इन्वायरमेंट पढ़ोगे तो पूरे कंट्री में यानी कि विश्व में एक प्रोटोकॉल है, उसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल है वो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जिसको शुरू किया गया था इसको 1987 में। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना है। इसका लक्ष्य क्या है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, ये दोस्तों ये टॉपिक हो गया थोड़ा सा इन्वायरमेंट का, बट यहाँ पे ये नाम आ गया है तो मैं सोचा इसलिए आपको थोड़ा सा बता दूँ। देखिए दोस्तों, जो ओजोन परत है ना, ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है गैस की वजह से हो रहा है, इसको पहले हम लोग पता लगाए। वहाँ पे हमने देखा कि कई सारी गैसें हैं, तो उन सभी गैसों को हमने कम करने का प्रयास किया। तो उसमें से एक गैस है जिसका नाम है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, HFC। क्या नाम है इसका, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो ये जो गैस है इसका जो एलिमिनेट करने का लक्ष्य है वही मेन किसकी वजह से है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वजह से है। यानी कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में,
उसमें डिसाइड किया गया कि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है ये, इसे हम लोग एलिमिनेट करेंगे, जितना हो सकेगा उतना कम करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ पे, ये कनाडा में है। और ये तो 1987 में शुरू हुआ पूरे विश्व में, बट हमारा प्यारा भारत थोड़ा सा लेट से इस पर साइन किया, सब कुछ सोच समझ करके। तो भारत के द्वारा कब साइन किया गया इस पर, 1992 में। 1992 में भी भारत इसका मतलब साक्षात्कारता बन गया, साइन कर दिया इस पर। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा टॉपिक हो गया इन्वायरमेंट का। तो किसके लिए फेमस है ये, मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए, जो कि कनाडा में है। आगे देखिए, उत्तरी अमेरिका में कनाडा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यात देश है। देखिए, उत्तरी अमेरिका में कनाडा इसलिए फेमस है यूरेनियम के लिए। देखिए, ये बात हो रही है उत्तरी अमेरिका की, तो इसलिए कनाडा, बट विश्व में इसका दूसरा स्थान है। तो विश्व में प्रथम कौन है, कजाकिस्तान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि अगर आपको ये पूछे कि यूरेनियम सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में कहाँ पे उसका उत्पादन और निर्यात होता है, तो वो होता है दोस्तों कजाकिस्तान में। और दूसरे नंबर पे होता है कहाँ पे, वो होता है उत्तरी अमेरिका के कनाडा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा कजाकिस्तान, दूसरे नंबर पे कनाडा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है। संसार में, देखिए पूरे वर्ल्ड में शीशे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न कैसे बनेगा कि ब्रिटिश कोलंबिया किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है शीशे और जस्ते के लिए। या फिर ये पूछ दे शीशे और जस्ते के लिए सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है, तो ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा ब्रिटिश कोलंबिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, यहाँ का सुलिवान खान, कौन सी बात हो रही है, ये सुलिवान खान की बात हो रही है। यह विश्व की सबसे बड़ी शीशा जस्ता खान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी विश्व में खान है वो कहाँ पे है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, ये हमें बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। बार बार यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो आपने क्या देखा, सुलिवान खान, ये कहाँ पे है, ये दोस्तों कनाडा में है। किस चीज़ के लिए फेमस है ये शीशा जस्ता का जो खान है उसके लिए फेमस है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। यहाँ से हमें शीशा और जस्ता मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, आपको यहाँ पे एग्जाम में यहाँ से आने वाला है प्रश्न, इंपॉर्टेंट। ओके, आगे देखिए, निर्माण प्रक्रिया में जस्ता और शीशा संबद्ध रूप में मिलते हैं, इसलिए इसे जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न कैसे बनने वाला है कि तब किन दो खनिजों को जुड़वा खनिज कहा जाता है, तो वो है शीशा जस्ता। आपको दे देगा पेयर में दो दो खनिजों के नाम लिख करके, तो आपको बस एक टारगेट करना है, शीशा और जस्ता जहाँ पे हो वही है जुड़वा खनिज। क्यों, क्योंकि इनकी निर्माण प्रक्रिया में ये दोनों एक साथ मिलकर के बनते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जुड़वा खनिज कौन है, शीशा जस्ता, कहाँ पे पाए जाते हैं, कनाडा के सुलिवान खान में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़िए, आगे क्या लिखा है, यूएसए विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछता है एग्जाम में कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मक्का कहाँ पे उत्पादित होता है, तो वो होता है यूएसए में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे देखिए, जो अमेरिका के नीचे यहाँ पे मैक्सिको है, मैक्सिको से ही भारत में सबसे पहली बार मक्का लाया गया था। तो इम्पोर्टेंट है, अगर आपको ये पूछे एग्जाम में कि भारत में मक्का कहाँ से लाया गया था, तो वो मैक्सिको से लाया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखिए अगला क्या है, विश्व में दूसरा सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, दूसरा है तो ये हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़िए, आगे देखिए क्या है, क्यूबा द्वीप को गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण चीनी का कटोरा कहा जाता है। किसको, क्यूबा द्वीप को। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि किसको कहा जाता है, चीनी का कटोरा, तो वो है क्यूबा द्वीप। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से ज्योग्राफी को जानते हो भारत के, तो आपको बताना है कि भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, आपको कमेंट करके बताना है। ओके, हम वेट करेंगे आपके उत्तर का। सबको कमेंट करना है, सबको, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, आपको पता नहीं रहेगा तो फिर मतलब सोच लो फिर तैयारी कैसे चल रही है फिर। आगे देखिए, ये अगला क्या है, जमैका केला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, हमने देखा क्यूबा द्वीप गन्ने के लिए, उसके बाद जमैका है फेमस केला उत्पादन के लिए। आगे देखिए, मैक्सिको का तट कहवा की खेती के लिए उपयुक्त स्थल है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कहवा की खेती मैक्सिको के लिए इम्पॉर्टेंट है। कहवा मतलब ये कॉफ़ी की प्रजाति है। उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्खनित करने वाला देश है। क्या कह रहा है यहाँ पे, उत्तरी अमेरिका में बोल रहा है, मैक्सिको की बात कर रहा है, ये विश्व में
सर्वाधिक चांदी जो है उत्खनित करने वाला देश है। तो अगर आपको पूछ दे कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा चांदी कहाँ पे उत्खनित किया जाता है, तो वो किया जाता है मैक्सिको में किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर देश पूछे तो मैक्सिको, महाद्वीप पूछे तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चांदी सबसे ज़्यादा उत्खनन होता है वहाँ पे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैक्सिको। आगे देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के मोंटाना राज्य की बूटे खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे कैसे आपको जानना है, बूटे की खान कहाँ पे है, अमेरिका में है। पहला प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बूटे की खान किस लिए प्रसिद्ध है, तो वो है तांबे की खान है। आगे देखिए, कनाडा का वुड बुफेलो नेशनल पार्क विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यह अल्बर्टा प्रांत में स्थित है। तो ये सब हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस इतना फोकस करना है कि वुड बुफेलो नेशनल पार्क किस देश में है, तो वो है कनाडा में। कौन सा, वुड बुफेलो नेशनल पार्क, बस हमें यही ध्यान देना है, कहाँ पे है, कनाडा। आगे देखिए, उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। तो अगर आपको एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेगा तो कैसे बनेगा कि ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल किस देश में है, तो वो है उत्तरी अमेरिका में। बस आपको यही ध्यान देना है, या फिर देश पूछ दे तो उत्तरी अमेरिका, और अगर सिटी पूछ दे तो याद रखना है कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल सबसे बड़ा है स्टेशन न्यूयॉर्क में, यानी कि उत्तरी अमेरिका में। आगे बढ़िए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी है जो सांता क्लारा घाटी का एक भाग है और रॉकी पर्वतमाला के निकट अवस्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, यहाँ से प्रश्न कैसे बनने वाला है कि सिलिकॉन घाटी कहाँ पे है, तो कहाँ पे है ये, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ओके, ये तो हो गया, सिलिकॉन घाटी की बात हो गई। अब दूसरा पूछ रहा है सांता क्लारा घाटी, ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है। तो ये दोनों घाटी कहाँ पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये देखिए रॉकी पर्वतमाला, फिगर देखिए रॉकी पर्वतमाला का, देखिए कहाँ से कहाँ तक सीधे ये फैला हुआ है, कौन सा, रॉकी पर्वतमाला। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, यहाँ से प्रश्न 2, 1, 2, और ये कहाँ पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये तीनों चीज़ कहाँ पे है, यहाँ पे है संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी कि यूएसए में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, विश्व की विख्यात मक्का मंडी संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट लुइस नगर में स्थित है। तो अगर आपको ये पूछ दे कि विश्व की सबसे विख्यात मक्का मंडी कहाँ पे है, तो वो है अमेरिका में है। बस यही चीज़ ध्यान देना है, आगे बढ़ना है। आगे क्या है, न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है। ठीक है, पढ़ना है, छोड़ देना है, आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अगला लाइन क्या है, उत्तरी अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है। क्या कह रहा है ये, सुपीरियर झील की बात कर रहा है, कहाँ पे है ये, उत्तरी अमेरिका में है। पहला ये प्रश्न यहाँ से बन गया। ओके, दूसरा प्रश्न क्या बनेगा, विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन है, तो वो है सुपीरियर झील। दूसरा प्रश्न, 2 प्रश्न यहाँ से आने वाला है। फोटो देखिए, फिगर देखिए, कहाँ पे है ये, लोकेशन देखिए कहाँ पे है, यूएसए में। बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए। आगे बढ़िए, यूएसए के पश्चिमी भाग में नमकीन पानी का झील ग्रेट साल्ट लेक स्थित है। यह यूएसए के यूटाह राज्य में स्थित है। ये किस राज्य में है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको ये ध्यान देना है कि देखिए यहाँ पे क्या कह रहा था कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील, ये भी उत्तरी अमेरिका में है, और उसी देश में सबसे मतलब नमकीन पानी का झील जो है वो ग्रेट साल्ट, ये भी यूएसए में ही है। तो दोनों ध्यान देना है, ताज़ा और नमकीन दोनों ये झील कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, आगे बढ़िए, चलते हैं अगले पे। अगला क्या है, सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। कौन सी नदी, सेंट लॉरेंस नदी। देखिए ये कई झीलों को मिला करके बनती है ये नदी, सेंट लॉरेंस नदी, जो कि विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। इसका मतलब कि मान लीजिए कोई ऐसा देश है, ओके, तो इस देश में कोई ऐसे अगर कोई नदी बह रही है, ओके, यहाँ पे, तो इस नदी के माध्यम से लोग यहाँ से वहाँ तक चले जाते हों, तो उसको बोलते हैं आंतरिक जल मार्ग। ओके, जल के द्वारा देश के अंदर ही आने जाने का जो वो तरीका होता है या फिर परिवहन होता है, उसे बोलते हैं आंतरिक जल मार्ग। तो ध्यान देना है, सेंट लॉरेंस नदी सबसे पहली बात कहाँ पे है, तो वो है यूएसए में। ओके, जो कि विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाता है। ओके, चलिए देखिए, नियाग्रा जलप्रपात ईरी तथा ओंटारियो झील के मध्य स्थित है। कौन सा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात।
तो सबसे पहले पहला प्रश्न यहाँ से बनेगा कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे है। तो ये है दोस्तों कनाडा और यूएसए की सीमा पे है। ओके, तो ध्यान देना है। तो या तो ऑप्शन में ये रहेगा या तो ऑप्शन में ये रहेगा, और यदि दोनों रहेगा तो ध्यान दीजिएगा उसमें एक ऑप्शन और रहेगा कि इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये सीमा पे है नियाग्रा जलप्रपात, और किन दो झीलों के बीच में है, तो वो है इरी और ओंटेरियो। तो यदि आपको एग्जाम में यहाँ से ऐसे भी प्रश्न पूछ दे कि नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य में है, तो ध्यान देना है इरी और ओंटेरियो। ओके, या फिर ये पूछ दे कि इरी और ओंटेरियो झील के बीच में कौन सा जलप्रपात है और चार जलप्रपात का नाम दे दे, तो ध्यान दीजिएगा नियाग्रा जलप्रपात, जो कि कनाडा और यूएसए की सीमा पे है। ओके, फोटो देखिए, फिगर देखिए, अच्छे से समझिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे बढ़िए। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लेब्राडोर ठंडी जलधारा एवं गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा बहती है। क्या कह रहा है ये? सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ठंडी जलधारा कौन है इसमें से, लेब्राडोर, और गर्म कौन सी है, तो गर्म है गल्फ स्ट्रीम। तो ये तो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि लेब्राडोर जो है वो एक ठंडी जलधारा है और ये जो गल्फ स्ट्रीम है वो गर्म जलधारा है। तो ये तो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर ये यहाँ पे बहते हैं दोनों, लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों जो जलधाराएं हैं वो किस देश की सीमा के तट पे बहती हैं, तो वो उत्तरी अमेरिका है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है इसके पूर्वी तट पे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले लाइन पे। अगला क्या है? विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात नगर कौन सा है, वो है विनीपेग, जो कि कनाडा में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से बनने वाला एग्जाम में कि विश्व में गेहूं की मंडी किस शहर को या फिर किस नगर को कहते हैं, तो वो कहते हैं विनीपेग को। या फिर पूछ देगा कि विश्व में गेहूं की मंडी जो विख्यात नगर है वो किस देश में है, तो वो है कनाडा में। तो कैसे भी पूछे, ध्यान रखना है गेहूं की मंडी। आगे बढ़िए। उत्तरी अमेरिका के दो अंतर पर्वतीय पठार कोलोरेडो पठार एवं मैक्सिको का पठार, ये दोनों कहाँ पे है? ये है दोस्तों उत्तरी अमेरिका में। ध्यान रखना है कोलोरेडो और मैक्सिको का पठार उत्तरी अमेरिका में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये हो गया। आगे देखते हैं इसके आगे क्या है। यहाँ पे देखिए आगे है रॉकी पर्वत की प्रमुख श्रेणियाँ। हमने देखा अभी ऊपर फोटो में कि रॉकी पर्वत कहाँ पे है। ओके, तो ये बता रहा है कि उसकी कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं। तो कास्केड, सियरा नेवादा, कोस्ट रेंज और सियरा माद्रे, यानी कि ये चार जो श्रेणियाँ हैं ये रॉकी पर्वत की है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फोटो देखिए, फिर से फिगर देखिए, रॉकी पर्वतमाला की इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कहाँ पे ये उत्तरी अमेरिका में है रॉकी पर्वत। अगला लाइन क्या है? फिल्म उद्योग के लिए कैलिफोर्निया का लॉस एंजल्स नगर विश्व प्रसिद्ध है, हॉलीवुड यहीं पे है। यानी कि अपने देश में, भारत में जो मुंबई है वो फिल्म उद्योग वहाँ पे है अपना, कौन सा? बॉलीवुड। तो सेम टू सेम वैसे ही उत्तरी अमेरिका में जो कैलिफोर्निया का जो लॉस एंजल्स नगर है वो विश्व प्रसिद्ध है, हॉलीवुड यहीं पे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न नहीं आने वाला है, छोड़िए इसको, आगे बढ़िए। सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली है जो कि सॉफ्टवेयर व कंप्यूटर उद्योग के लिए विश्वविख्यात है। कहाँ पे है ये? सैन फ्रांसिस्को में है सिलिकॉन वैली। किस लिए फेमस है ये? सॉफ्टवेयर व कंप्यूटर उद्योग के लिए। तो अगर आपको पूछे कि सिलिकॉन वैली कहाँ पे है, तो वह दोस्तों सैन फ्रांसिस्को में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिलिकॉन वैली, यानी कि जो सॉफ्टवेयर व कंप्यूटर उद्योग के लिए विश्वविख्यात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, भारत में किसको, यानी कि किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है, आपको बताना है। ओके, कमेंट करके। मन तो कर रहा है कि मैं यहाँ पे बता दूँ इसका उत्तर, बट आप लोग इतना मतलब सुस्त हो, पार्टिसिपेट ही नहीं करते हो मैं जो भी प्रश्न पूछता हूँ। बट फिर भी मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा। मैं तब तक पूछूंगा जब तक आप लोग यहाँ पे कमेंट न करने लग जाओ कि हाँ इसका उत्तर ये है, इसका उत्तर वो है। क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो बट कोई भी जो मैं प्रश्न पूछता हूँ उसका उत्तर नहीं देते हो आप लोग। तो ठीक है, आप लोग अड़े हुए हो तो फिर मैं भी अड़ा हुआ हूँ कि मैं आपको पढ़ा के रहूँगा, मैं आपसे वो उत्तर लिखवा के रहूँगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं यहाँ पे कमेंट, वो आपके दिमाग में छपने वाला नहीं है। तो मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ सिलिकॉन वैली भारत के किस शहर को कहते हैं, वो आपको बताना है कमेंट करके। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला लाइन क्या है, ये देखिए। केप केनावेरल जिस स्थल से अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं यूएसए के फ्लोरिडा राज्य में अटलांटिक तट पर स्थित है। यानी कि जो नासा है, अमेरिका का जो नासा है वो
फ्लोरिडा राज्य में जो अटलांटिक तट है वहाँ पे है, जो कि केप कैनावेरल स्थल है। ओके, तो ये भी बस जानना है, इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले लाइन पे। शिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला लाइन क्या है देखिए। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख प्रजातियां हैं रेड इंडियन, जो कि मैक्सिको में है, और निग्रो, जो कि पश्चिमी द्वीप समूह में है। देखिए दोस्तों, सभी देशों की जो प्रजातियां होती हैं वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हमने पिछले वीडियो में अफ्रीका के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पे बुशमैन जो आदिम वहाँ की जो जातियाँ हैं बुशमैन, वो कालाहारी में है। पिग्मी जो है वो कांगो बेसिन में है। बद्दू है सहारा मरुस्थल में है। तो ये हमने कल देखा था कहाँ के, अफ्रीका के। तो यहाँ पे बात हो रहा है उत्तरी अमेरिका की प्रमुख प्रजातियाँ, ये रेड इंडियन मैक्सिको में और निग्रो पश्चिमी द्वीप समूह में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ऐसे भी प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं, तो याद रहे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है, इंपॉर्टेंट है। पूछा अगर प्रश्न आपसे संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह, तो वो है न्यूयॉर्क, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में ही है, जिसका डिज़ाइन फ्रेडरिक ऑगस्ट बर्थोल्डी ने बनाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी, फोटो देखिए, इसी की बात हो रही है। ये कहाँ पे है? ये न्यूयॉर्क में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है ये, बट कम आता है क्योंकि ये इतनी बार पूछ चुका है ये कि अब ये थोड़ा डाउन हो गया इसके पूछने का। तो इसका डिज़ाइन किसने किया ये आपको पता होना चाहिए। बस आप ये जानिए कि बीच वाला नाम अगस्त। ओके, अगर आप ये जानते रहोगे तो फिर आप अपने ऑप्शन पे पहुंच जाओगे, पूरा नाम नहीं याद कर पा रहे हो तो। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले लाइन पे। अगला लाइन क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान है येलो स्टोन पार्क, जो कि विश्व का प्रथम उद्यान है। तो यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा कि येलो स्टोन पार्क कहाँ का है, मतलब किस देश का है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका का, यानी कि यूएसए का है, पहला प्रश्न। दूसरा पूछेगा आपसे कि विश्व का प्रथम उद्यान कौन सा है, 4 नाम दे देगा, तो आपको बस येलो स्टोन पार्क को ढूंढना है, वही सही उत्तर है, विश्व का प्रथम उद्यान। ओके, आगे बढ़िए। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एरिजोना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ पे भी आ गया स्थल, किस लिए प्रसिद्ध है, बात हो रही है एरिजोना। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि यहाँ पे एग्जाम में अगर पूछ दे आपसे कि एरिजोना जो कि तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थल है वो किस देश में है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और यदि ऐसे पूछ दे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एरिजोना क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है तांबा। ऑप्शन में रहे सोना, तांबा, चांदी, कुछ भी दे दे, तो तांबा के लिए फेमस है एरिजोना, जो वहाँ का संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थल है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो 2 प्रश्न यहाँ से। आगे देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की लोहे की प्रसिद्ध खान है मिसाबी खान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पूछा अगर मिसाबी खान कहाँ पे है, तो वो है यूएसए में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहला प्रश्न। दूसरा, किस लिए फेमस है मिसाबी खान, तो लोहे के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि मिसाबी खान किसकी खान है, लोहे की खान है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 2 प्रश्न यहाँ से भी। आगे बढ़ते हैं, अगले लाइन पे चलते हैं। अगला क्या है? पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। यहाँ के इस्पात उद्योग के लिए कोयला पिट्सबर्ग से लौ अयस्क मिनेसोटा की खान से प्राप्त होता है। मिनेसोटा खान और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग है। ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लौ अयस्क रेलगाड़ी से भी लाया जाता है। ओहियो, मोनोगहेला और एल्धनी नदियों से इस इस्पात उद्योग को जल प्राप्त होता है। ग्रेट लेक्स के नाम हैं सुपीरियर, ह्यूरन, ओटोरियो, मिशिगन और एरी। देखिए यहाँ से यहाँ तक पढ़ा आपने, क्या इंपॉर्टेंट है वो देखिए। सबसे पहले ये देखिए, अगर आपको एग्जाम में पूछे कि यूएसए का पीटर्सबर्ग किस चीज़ के लिए, यानी कि कौन से उद्योग के लिए फेमस है, तो वो है दोस्तों इस्पात। पहला प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला प्रश्न हो गया ये। उसके बाद देखिए, ये पूछे अगर कि यहाँ पे यूएसए का मिनेसोटा की खान किसके लिए फेमस है, कौन सी खान, मिनेसोटा की, तो ये है फेमस लौह के लिए। अभी हमने ऊपर देखा था मिसाबी खान फेमस है लोहे के लिए, तो सेम टू सेम वैसे ही मिनेसोटा की जो खान है वो भी किसके लिए फेमस है, लौह के लिए, मतलब लोहे के लिए। इंपॉर्टेंट हो गया। आगे देखिए क्या लिख रहा है कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था ग्रेट लेक्स जलमार्ग, हमने पढ़ा था देश के भीतर अंतर्राज्यीय जल परिवहन, तो वही बात हो रहा है। आगे बढ़िए, यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे फिर आपको ये ध्यान देना है कि ओहियो, मोनोगहेला और एल्धनी नदियाँ किस देश में है, तो यह दोस्तों यूएसए में।
3 नदियाँ ये ध्यान रखना है, ओहियो, मोनोगहेला और एल्धनी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। और इसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि जो ग्रेट लेक्स है कहाँ का, यूएसए का, उसमें कौन कौन सा लेक्स है। देखिए सुपीरियर, ह्यूरन, ओटोरियो, मिशिगन और ईरी। आप पहले फिगर देखिए, फिगर में जो ये नाम है, ये जितने ये झील है, ये इन सब का लोकेशन देखिए, किस लाइन से ये देखिए, क्योंकि एग्जाम में आपके कई बार ऐसे भी पूछ देता है कि पूरब से पश्चिम की ओर बताइए सीरीज, मतलब सीक्वेंस, या फिर पश्चिम से पूरब की तरफ बताइए सीक्वेंस। तो आपको इसको अच्छे से देख लेना है, सुपीरियर, ह्यूरन, ओटोरियो, मिशिगन और ईरी को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सारा कहाँ पे है, ये है यूएसए में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ध्यान देना है, पीटर्सबर्ग किसके लिए है, इस बात के लिए है। और मिनेसोटा की खान फेमस है किसके लिए, ये है दोस्तों यहाँ पे लौह अयस्क के लिए हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो 3 नदियाँ हैं कहाँ पे है, यूएसए में है। और ये आपको सीक्वेंस देख लेना है इनका, ग्रेट लेक्स का, पूरब से पश्चिम और दोनों, मतलब दोनों डायरेक्शन से, इधर से भी और इधर से भी। आगे बढ़िए, चलते हैं अगले लाइन पे। अगला लाइन क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सोने की प्रसिद्ध खान है होम स्टेक खान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी तक हमने पढ़ा किसके बारे में, लोहे की खान के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे देखिए किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है सोने की प्रसिद्ध खान की बात हो रही है। क्या नाम है इसका, होम स्टेक। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि होम स्टेक खान कहाँ पे है, तो वो है यूएसए में, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न बन जाए कि किस लिए प्रसिद्ध है वो, तो वो है सोने के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, होम स्टेक सोने की प्रसिद्ध खान है यूएसए की। ओके, राज्य छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। संसार में सोने की सबसे बड़ी खान ओंटारियो कनाडा में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या कह रहा है ये कि ओंटारियो जो खान है, सबसे पहले आपको बताना है कि ये कहाँ पे है, कनाडा में है, पहला प्रश्न। और किस चीज़ के लिए फेमस है ये, तो सोने के लिए है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 2 प्रश्न यहाँ से आ गया है। आगे बढ़िए, चलते हैं अगले लाइन पे। कनाडा में वायुयानों को झीलों और सागरों में जमी बर्फ़ पर भी उतार दिया जाता है, क्योंकि यहाँ वायुयान को उतारना आसान होता है। इसे स्की वायुयान कहा जाता है। देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में ऐसे कंडीशन दे करके भी प्रश्न पूछ देता है कई बार। आपको जनरली कैसे देगा कि वो कौन सा देश है जहाँ पे वायुयान को झीलों और सागरों में जमी बर्फ़ पर उतार दिया जाता है, ऐसे ही डायरेक्ट पूछेगा। तो ध्यान देना है, कनाडा है वो, इम्पोर्टेंट है। या फिर आपके एग्जाम में ऐसे पूछ दे कि इसकी वायुयान कहाँ पे मतलब यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो वो कनाडा में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से इतना लाइन आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है, तो कनाडा है। ओके, और ये अगर पूछ दे तो ये भी कनाडा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आगे बढ़िए। अगला क्या है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ओके, आपको ब्लैक, ब्लू और ग्रीन हिल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, एक यूरोप में ब्लैक माउंटेन है, आपको वो नहीं ध्यान देना है, ये ब्लैक हिल की बात हो रही है। ओके, यहाँ पे देखिए ये ब्लैक हिल की बात हो रही है, कहाँ पे है ये, यूएसए में है, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन। हवाई द्वीप समूह यूएसए की राजधानी होनोलुलु ओहाउ द्वीप पर स्थित है। क्या, हवाई द्वीप समूह, फोटो देखिए क्या कह रहा है, ये कौन से द्वीप पे है, तो ये है ओआहु द्वीप पे। किस पे, ओआहु द्वीप पे। इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि ये द्वीप कहाँ पे है, ओआहु द्वीप पे। आगे बढ़िए, पनामा नहर के 2 बंदरगाह कोलन और पनामा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कहाँ क्या है ये, कोलन और पनामा, ये है दोस्तों पनामा नहर के, जो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में है, पनामा नहर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए अगला लाइन क्या है, कनाडा का क्यूबेक प्रांत फ्रेंच भाषी क्षेत्र है, इसे देश के अंदर देश का दर्जा प्रदान है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा कि देश के अंदर देश किस देश में पाया जाता है, ऐसे पूछेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देश के अंदर देश किस देश में पाया जाता है, तो कनाडा में पाया जाता है, पहला प्रश्न। दूसरा कैसे बनाएगा यहाँ से कि कनाडा का कौन सा क्षेत्र देश के अंदर देश कहलाता है, तो वो है दोस्तों क्यूबेक प्रांत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर मेक्सिको सिटी है। तो मतलब इसका चांस बहुत ही रेयर है आने का, क्योंकि ये सोचिए जनसंख्या की दृष्टि से पूछ रहा है, वो भी वहाँ के नगर के बारे में पूछ रहा है, तो वहाँ पे तो बहुत सारे नगर हैं, तो हमें इसको याद नहीं करना है, बट ऐसे ही 20% इसको इम्पोर्टेंस दीजिए। बस जानना है कि
जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कहाँ पे है, तो वो है मैक्सिको सिटी है सबसे बड़ा। ओके, बस इतना ही जानना है, 20% इंपॉर्टेंस है, आप इसको चाहो तो छोड़ भी सकते हो। आगे देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी यानी कि डेथ वैली अभिनति घाटी है के उदाहरण है। मृतक घाटी में ग्रीष्मकालीन तापमान 55 से 56 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। तो ये सब हमें नहीं जानना है, ये भी नहीं जानना है, ये भी नहीं जानना है, बस हमें ये ध्यान देना है कि मृतक घाटी यानी कि डेथ वैली कहाँ पे है। तो ये है दोस्तों दक्षिणी कैलिफोर्निया में, उत्तरी अमेरिका की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट मोस्ट आपको एग्जाम में या तो ये दे देगा कैलिफोर्निया या फिर उत्तरी अमेरिका देगा, तो जो भी दे इन दोनों में से, तो मृतक घाटी वहीं पे है। ओके, तो ये था दोस्तों उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप। हमने इसमें जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था उसको हमने अच्छे से कवर कर लिया। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जैसा भी आपका रिव्यू हो, जैसा भी आपको फील हुआ हो देख करके, वो कमेंट करिएगा, हम पढ़ेंगे। और अगर कोई सजेशन होगा सुधार करने का तो वो भी आप यहाँ पे लिखिएगा, हम पढ़ेंगे और वो सुधार अपने में लाएंगे वीडियो में, उसको हम मतलब उसको रिफॉर्म करेंगे उसको। ठीक है, तो ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई में लगे रहिए मन से। अगला वीडियो हम लेकर के आएंगे जिसमें हम कवर करेंगे अंटार्कटिक महाद्वीप को। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।